हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब हम हर चैप्टर के वीडियो स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। तो वैसे ही आज अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये काफ़ी बच्चों को ना ये काफ़ी डिफिकल्ट सा चैप्टर लगता है। मतलब मेरे जैसे ऑफलाइन क्लासेस हैं तो वहाँ बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। बट ये बिलीव मी, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है ये। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स का, फाइनेंसेस का क्या रोल है हम सब जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स है वो एक लाइफ ब्लड की तरह है। जैसे ह्यूमन में एक ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन कोई है, बिजनेस कोई है, उसमें फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो फंड्स है वो लिमिटेड है। तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर नहीं होगा बेटा तो ऑर्गेनाइजेशन सही से सस्टेन नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन अपने फंक्शंस को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप एफिशिएंटली फंड्स को एक्वायर कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट कर रहे हैं और उनका प्रॉपरली यूसेज कर रहे हैं। फंड्स को एफिशिएंटली आप एक्वायर कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, उसका यूज एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जहां से भी आप फंड्स को प्रोक्यूर करें, आप जहां से भी फंड्स को जुटाएं, जहां से भी फंड्स को अवेलेबल कराएं, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू उस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट को क्या कर पाए? रिड्यूस कर पाए, उस प्रोक्यूरमेंट एक्सपेंसेस को क्या कर पाए? कम कर पाए। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि आप अगर कहीं से भी एक्सवाइजेड फैक्टर से फंड्स को कहीं से भी प्रोक्यूर कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट आपकी कम होगी। उसके बाद मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। आप इस तरीके से फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे कि जो आपकी शेयर होल्डर की वेल्थ है, अब आप सब जानते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? जब कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी? इफ शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी। ठीक है। तो हमें ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे? बेनिफिट करेंगे, which we have to take such kind of financial decision. Third, we should ensure that funds should be properly utilized. There should be the optimum utilization of funds. Funds का कोई वेस्टेज ना हो, प्रॉपरली जहां फंड्स का यूसेज होना चाहिए था वही फंड्स क्या हुए हैं? यूज हुए हैं। तो ये भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंश्योर करते हैं। हम लोग अपनी कंपनी की वैल्यू को भी रेज करते हैं बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हमारे डिसीजंस अच्छे होंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हम लोग फंड्स की लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं कि भाई हमारे पास फंड्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फंड्स की लिक्विडिटी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि फंड्स ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रहने चाहिए, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स आउट नहीं होना चाहिए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है। उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ रेजिंग द फंड्स। तो हमें क्या करना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या करना है? चूज करना है। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, शेयर होल्डर वेल्थ, raise the value of the company. Third, funds should be properly utilized. Fourth, funds की liquidity maintain रखनी है. And fifth is best alternative we have to find out. ये 5 ऑब्जेक्टिव आप याद रख लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। उसके बाद देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसमें आपको 3 मेजर डिसीजन लेने हैं: इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो फटाफट से इन डिसीजंस को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन मतलब हम लोग कहीं फिक्स एसेट में पैसा लगा रहे हैं या कहीं हम लोग करंट एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे वो कहां कवर किए जाएंगे? इन्वेस्टिंग डिसीजन में। और इन्वेस्टिंग डिसीजन देखिए 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस एंड सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन।
तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस वो ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। कोई हैवी मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट, कहीं आपको एक्सपेंशन करना है, कोई बड़ा एसेट परचेज करना है, तो ये जो एग्जांपल होगा ये किसका होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। अगर लंबे समय के लिए आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए ह्यूज मनी लगता है, और ऑब्वियसली ये इरिवर्सिबल है। एक बार आपने कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन में स्पेंड कर दिया तो वापस से आप उससे वापस आना बहुत मुश्किल है, इरिवर्सिबल है। एंड थर्ड, ये आपकी लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, इसलिए ये ज्यादा क्रूशियल है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस को हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी बोलते हैं, और ये हमारे बिजनेस की जो लिक्विडिटी है या प्रॉफिटेबिलिटी है, डे टू डे अर्निंग है जो बिजनेस की। जैसे एक आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम वाले को अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए डेली का 4-5 हजार रुपए चाहिए, तो वो उसका कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। जैसे आप एग्जांपल में कैश मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, तो ऐसे एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल। तो फटाफट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म ज्यादा क्रूशियल है, ह्यूज मनी है, इरिवर्सिबल है, और वो लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं। और शॉर्ट टर्म जो है, ये वर्किंग कैपिटल वाले जो हैं, ये हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेंगे। एग्जांपल कैश का मैनेजमेंट, स्टॉक का मैनेजमेंट, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट। जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये देखना है कि वहां से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वहां अपना पैसा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न वी विल कंपेयर, हम लोग कितना पैसा उसमें स्पेंड कर रहे हैं और हमें कितना उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दिस फैक्टर हैज टू बी कंसिडर, रेट ऑफ रिटर्न हैज टू बी कंसिडर, ताकि हमारा जो डिसीजन होगा वो हमारा रैशनल डिसीजन हो। तो ये हमें हेल्प करेगा रेट ऑफ रिटर्न को एनालाइज करने के बाद। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर आप बहुत सारे इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी कॉस्ट होंगी जिनको आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद एक डिसीजन लेंगे कि हमें यहां इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन आप लेटर ऑन स्टेजेस पे लेंगे। देन इज डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। आप रिस्क फैक्टर भी देखेंगे कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है या कम रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कैश फ्लो, रिटर्न कितना आपको मिलेगा उस पर, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट रेट वगैरह आप एनालाइज करेंगे, एंड डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क फैक्टर को भी आप एनालाइज करेंगे। तो आफ्टर दिस इन्वेस्टिंग डिसीजन विल कम टू द फाइनेंशियल डिसीजन। अब देखिए फाइनेंशियल डिसीजन मतलब डिसीजन रिलेटेड टू द फंड्स, कि कितना क्वांटिटी ऑफ फंड्स हमें रेज करना है और किन सोर्सेज से हमें फंड्स को रेज करना है। तो बेटा बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक डेट और दूसरा इक्विटी। डेट का मतलब होता है बोरोड फंड, कहीं से हमने पैसा बोरो किया है, बैंक लोन के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, कहीं हमने पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू, तो कहीं से हमने जब पैसा रेज किया है, बोरो किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेट। और जब हमने खुद का ओनर फंड अपने रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू, हमारे प्रॉफिट्स को सेव करके या शेयर्स के थ्रू जब हम लोग पैसा रेज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। डेट पे क्या होता है, हमें रेगुलर इंटरेस्ट पे करना होता है, इक्विटी पे हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। यहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम एज अ रिवॉर्ड डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, तो ये डेट और इक्विटी में आप याद रखेंगे थोड़ा डिफरेंस। अब देखिए फाइनेंशियल डिसीजन की कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहले कॉस्ट, तो जो चीपेस्ट सोर्स होगा हम उसको एक्वायर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो डेट और इक्विटी में से डेट जो है वो ज्यादा चीपर है। डेट इसलिए चीपर है क्योंकि डेट के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट देते हो, डेट के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उससे आपका टैक्स डिडक्टेबल हो जाएगा, आपका टैक्स अमाउंट उतने से कम हो जाएगा, तो आपके टैक्स को डिडक्ट करता है, इसलिए डेट जो आपका है चीपेस्ट सोर्स है। अगर आप रिस्क फैक्टर को कंसिडर करेंगे तो इक्विटी जो है उसमें कम रिस्क है, क्योंकि इक्विटी में आपके एसेट्स चार्ज नहीं होते हैं और डेट पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इक्विटी इज लेस रिस्कियर। तो अगर आप रिस्क फैक्टर को कंसिडर करेंगे यू शुड गो विद इक्विटी। देन फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स, फंड्स को रेज करने की कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स करने होते हैं, कमीशंस, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं उनको हायर करना पड़ता है, बहुत सारा आपको ह्यूज एडवर्टीजमेंट स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे
इक्विटी में बहुत ज्यादा आपको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आती है, लेकिन डेट में जो है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट नील रहती है, इसलिए आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो डेट में कम है। तो अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर करना है तो यू शुड गो विद डेट। देन वी हैव कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर आपको आपकी कंपनी की देखनी है, तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा है तो आप रेगुलरली इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, यू शुड गो विद डेट। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन कम है तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे करने में आपको बर्डन लगेगा, इसलिए यू शुड गो विद इक्विटी। तो आपको अपनी कैश फ्लो पोजीशन भी कंपनी की देखनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपको डेट को लेकर और ज्यादा उसको नहीं बढ़ाना है, तो आपको उस इक्विटी के साथ जाना चाहिए। और अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप फिर डेट के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन। देखिए, अगर आपको अपने कंपनी का कंट्रोल लिमिटेड रखना है तो यू शुड गो विद डेट, क्योंकि अगर आप इक्विटी के साथ जाएंगे तो और शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे और जो कंट्रोल होगा वो और ज्यादा हाथों में चला जाएगा। तो अगर आपको जो अपना कंट्रोल है वो लिमिटेड रखना है तो यू शुड गो विद डेट। और अगर आपको कंट्रोल जैसा कोई फैक्टर नहीं है, अगर आप कंट्रोल अपनी कंपनी का जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो गो विद डेट। तो कंट्रोल कंसिडरेशन में देखना है कि अगर आपको कंट्रोल एक्सपैंड करना है यू शुड गो विद इक्विटी, अगर आपको कंट्रोल को लिमिटेड रखना है यू शुड गो विद डेट। Then state of capital market. Capital market we have two states. One is recession, one is boom. Recession में बहुत easily आप शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर, रेसेशन में आप शेयर्स के थ्रू पैसा रेज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट वहां पे मंदा होता है। तो रेसेशन के टाइम पे आपको किसके साथ जाना चाहिए? डेट के साथ, क्योंकि आप वहां इक्विटी से पैसा रेज नहीं कर पाओगे। और बूम पीरियड में आपको किसके साथ जाना चाहिए? इक्विटी के साथ, क्योंकि बूम पीरियड इज अ फ्लोरिशिंग पीरियड। आप बहुत इजीली इक्विटी के साथ क्या कर सकते हो? पैसा अरेंज कर सकते हो। तो यू शुड गो विद इक्विटी इन केस ऑफ बूम, एंड इन केस ऑफ रेसेशन यू शुड गो विद डेट। देन विल कम टू द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स जो है, कंपनी के प्रॉफिट्स में से टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट जो बचेगा उसमें से कितना परसेंटेज हमें एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना है। तो डिसीजन रिलेटेड that how much dividend has to be distributed amongst the shareholder is dividend decision। तो देखिए, अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है डिविडेंड ज्यादा देंगे, अर्निंग कम है डिविडेंड कम देंगे। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, इफ यू हैव स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ज्यादा डिविडेंड देंगे, अदरवाइज कम डिविडेंड देंगे। अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है तो ज्यादा पैसा आप बचा के रखेंगे ताकि आप कहीं इसको इन्वेस्ट कर पाए, तो उस केस में आप कम डिविडेंड देंगे। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा है कंपनी की तो ऑब्वियसली आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश करेंगे और उनको ज्यादा डिविडेंड देंगे। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, कई बार शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस को भी कंसिडर करके हमें उनको डिविडेंड देना पड़ता है। अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं हमें डिविडेंड मिले तो फिर कंपनी को वो डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। तो शेयर होल्डर की जो प्रेफरेंसेस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स ज्यादा है तो डिविडेंड कम, अगर टैक्स कम है तो डिविडेंड ज्यादा। उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जिन कंपनीज का ज्यादा एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट पे, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो ज्यादा डिविडेंड देती हैं, और जिन कंपनीज का कम एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट में वो कम डिविडेंड देती हैं क्योंकि उनकी अर्निंग लिमिटेड होती है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद के कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे हो गया अपना ईपीएस, जैसे हो गया वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फिक्स कैपिटल डिसीजन, इनको हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तो आई होप कि आप सबको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।